अमेरिका ने बमों की बारिश तो ईरान पर की, लेकिन क्या निशाने पर कोई और था? The United States has gotten involved. The United States has bombed Iran. The U.S. hit 3 nuclear sites. The U.S. attack on 3 Iranian nuclear sites. In the conflict between Israel and Iran. पहले आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. ये है अमेरिका के सीनेटर लिंडसी ग्राहम। ये अमेरिका के एक प्रभावी सीनेटर हैं जिनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्राहम ने कहा कि वो एक रशिया सैंक्शंस बिल ला रहे हैं जो एक इकोनॉमिक बंकर बस्टर होगा चीन, भारत और रूस के लिए। लिंडसे ग्राहम वही शख्स हैं जो यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता देने के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उनका मानना था कि यूक्रेन के पास $12 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं जिसे वो किसी और देश के हाथों नहीं लगना देना चाहते। They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. और अब वो रूस के खिलाफ एक इकोनॉमिक सैंक्शंस बिल लाने की बात कर रहे हैं। बंकर बस्टर बम तो आपने सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया था। लेकिन इकोनॉमिक बंकर बस्टर से क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ वॉर शुरू किया। ट्रंप का मानना था कि ऐसा करके वो अमेरिका में दोबारा से री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करेंगे, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से अमेरिका की धरती पर वापस लाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है चीन और भारत जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स को कमजोर करना। शायद इसीलिए ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ्स लगाए। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी चीन से भारत आने पर चेतावनी दे रहे हैं। मकसद साफ है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना, और यही तो है ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा। इसके अलावा अमेरिका आज $36 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा है, और ऊपर से ट्रंप ने हाल ही में एक $multi ट्रिलियन टैक्स ब्रेक्स पैकेज लाया है जिससे इस कर्ज में और $3.8 ट्रिलियन जुड़ने की संभावना है। कई रिपब्लिकन्स और यहाँ तक कि खुद एलोन मस्क तक इस पैकेज को शक की नज़र से देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये अमेरिका को और कर्ज में डुबा देगा। अब बात करते हैं ईरान की। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसके साथ ईरान बड़े पैमाने पर व्यापार करता है, और वो है चीन। चीन को ईरान अपना तेल बेचता है, और वो भी मार्केट प्राइस से कम में। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपना 90% ऑयल चीन को एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका को ये पसंद नहीं कि कोई भी चीन के साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस करे जैसे कि ईरान कर रहा है। चलो, ट्रंप का चीन के प्रति सख्त रवैये को तो हम समझ सकते हैं। चीन दशकों से चली आ रही अमेरिकन हेजेमोनी के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज है, तो अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए चीन को कमजोर करना चाहता है। और रूस अमेरिका के निशाने पर इसलिए है क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया। लेकिन इसमें भारत कहां से बीच में आ गया? लिंडसे ग्राहम भारत के खिलाफ क्यों इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल लाना चाह रहे हैं? इसका जवाब है ईस्टर्न ब्लॉक में खड़ा होता एक ताकतवर समूह जिसका मकसद है अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस को खत्म करना। नाम है ब्रिक्स। अमेरिका को ब्रिक्स से नफरत है क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन की बात करता है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर का ग्लोबल डोमिनेशन खत्म करना, और भारत भी ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। आज डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। आपने देखा होगा हर देश अपनी करेंसी को डॉलर से कंपेयर करके उसकी स्थिति का अनुमान लगाता है। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसका नाम है पेट्रो डॉलर। इसका मतलब है कि दुनिया में अगर कोई भी देश किसी भी देश से तेल खरीदता है तो वो लेन देन सिर्फ डॉलर्स में ही हो सकता है, और आपको तो पता ही है तेल आज हर देश को चाहिए, तो मतलब हर देश को डॉलर्स भी चाहिए। यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर्स आज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पश्चिम ने पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि जिससे डॉलर्स का बोलबाला हमेशा रहे। सालों से ये सिस्टम चला आ रहा था, लेकिन अब इसे चैलेंज किया जा रहा है। पहले भारत ने रूस से तेल खरीदा, और वो भी लोकल करेंसी में। फिर चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, वो भी लोकल करेंसी में। ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं, और यही दोनों देश आज डॉलर को अलविदा कह रहे हैं। रूस और ईरान का चीन और भारत को तेल बेचना, और वो भी सस्ती कीमतों पर, इससे अमेरिका का तेल मार्केट में नहीं उतर पा रहा है। अमेरिका से भला महंगा तेल खरीदेगा कौन? यहाँ तक कि अमेरिका की कठपुतली यूरोप भी भारत से ही तेल खरीद रहा है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है और यूरोप को रिफाइन करके बेच रहा है, तो ऐसे में अमेरिका को गुस्सा आना स्वाभाविक है। वैसे भी तेल के लिए अमेरिका ने क्या क्या किया है ये सब हम जानते हैं। इराक के सद्दाम हुसैन ने तेल डॉलर के बजाय यूरो में ट्रेड करना शुरू किया तो अमेरिका ने उसे फांसी दिलवा दी। उसके मरने के बाद से आज तक इराक कभी स्टेबल नहीं हो पाया। लीबिया के गद्दाफी ने भी डॉलर को चैलेंज किया और गद्दाफी को भी मार दिया गया। सीरिया के बशर अल असद भी ग्लोबल ट्रेड में डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन फिर उनका देश एक लंबे गृह युद्ध में धकेला गया, जिसके बाद इसी साल उनका तख्ता पलट भी हुआ और एक
आईसिस का आतंकी आज सीरिया की गद्दी पर बैठा है, वो भी पश्चिम के समर्थन से। मतलब कि तेल और डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और आज ईरान भी इराक, सीरिया और लीबिया की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका वहां रजीम चेंज की कोशिश और बमों की बारिश कर रहा है। रूस को भी 3 साल से एक बेवजह युद्ध में उलझाया हुआ है। आज दुनिया के बड़े देश डॉलर के आधिपत्य को खत्म करने या खत्म ना सही पर कम करने के लिए एक साथ आ रहे हैं ब्रिक्स के माध्यम से। साल 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट को इसलिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत और चीन जो पिछले 4 सालों से एक बड़े सैन्य गतिरोध में उलझे हुए थे, वे भी कजान में एक साथ आए। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीच एक बायलैटरल टॉक भी हुई थी। इसके अलावा इस समिट के दौरान इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई भी शामिल हुए और जल्द ही सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होगा। मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश ब्रिक्स का पार्ट होंगे। साथ ही इस समिट की इंपॉर्टेंस को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पश्चिम ने इसकी खूब आलोचना की थी। ट्रंप ने भी ब्रिक्स समूह की खूब आलोचना करते हुए कहा था कि ब्रिक्स इज डेड और ये धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ता है तो उसे 100 से 150% के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ब्रिक्स देश ट्रंप की धमकियों से डरे नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा था कि ब्रिक्स प्लस अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और ट्रंप की टैरिफ धमकियां हमें ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स की तलाश करने से नहीं रोक सकती। पुतिन भी कह चुके हैं कि डी-डॉलराइजेशन मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जरूरी है। तो क्या यही वजह है कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम भारत, रूस और चीन के खिलाफ एक इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल ला रहे हैं? ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि ईरान में जो हाल में हुआ, क्या वो डॉलर के आधिपत्य को बचाने की कोशिश थी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।